नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्यारी सी क्लास में। सर आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हो? तो आपका इतिहास का आज आखिरी लेक्चर है, आखिरी चैप्टर भी है भाई। इसकी अगर हम बात करें, इस चैप्टर का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो इतिहास का बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और अगेन मैं बोलूंगा चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत लेंथी चैप्टर है, तो हम डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे। रिवीजन पर्पस के लिए अगर आप देख रहे हो इस चैप्टर को तो बेस्ट चैप्टर, बेस्ट लेक्चर होने वाला है, इतनी मैं गारंटी देता हूं। क्लियर हुआ? जल्दी से चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर के नाम पे जाओ, चैप्टर बोलना क्या जाता है? चैप्टर है भाई मुद्रण संस्कृति। अच्छा, यहां पर सर मुद्रण शब्द का मतलब क्या है? क्या इस शब्द का मतलब है? तो मुद्रण का सिंपल सा अर्थ है यहां पर छपाई। अच्छा, आप अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, चाहे मैं घर की बात करूं चाहे मैं बाहर की बात करूं, आप छपी हुई बहुत सारी चीजें देखते हो। मैं आपकी किताबों की ही बात करूं, आपके घर में जो कैलेंडर लटक रहा है, क्लियर हो, बहुत सारी तस्वीरें जो है, ये सब जो है छपाई का हिस्सा हो जाती हैं। क्लियर है सर? अगर आप बाहर निकलोगे तो बड़े बड़े आपको बिलबोर्ड्स, बड़े बड़े विज्ञापन मिलते हैं आपको, है ना, नेताजी खड़े होते हैं हाथ जोड़ के, वो सब क्या है? वो सब एक छपाई का हिस्सा है, सब मुद्रण का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो मुद्रण है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए जो मुद्रण जो है वो हमारी संस्कृति है, एक हमारा कल्चर है। अब इसके इतिहास के बारे में जो है इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि क्या इतिहास है छपाई का। आज से हजारों साल पहले लोग लिखते कैसे होंगे, छपाई कैसे होती होगी, किताबें कैसे प्रिंट होती होंगी, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर किस तरीके से इसने हमारी आधुनिक दुनिया की नींव रखी, इसके बारे में हम जो है बात करेंगे। किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति में या फिर किस तरीके से लोगों की सोच को बदलने में इस मुद्रण का कितना बड़ा, एक बहुत बड़ा आंदोलन लाने में, बदलाव लाने में इस मुद्रण का कितना बड़ा जो है योगदान रहा है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से जो है इसका स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मुद्रण जो तकनीक है उसका आविष्कार कहां हुआ, या फिर आप बोल सकते हो सबसे पहले शुरू कहां हुई थी। तो देखो, चाइना में जो है ऐसा बोला जाता है सबसे पहले मुद्रण तकनीक जो है शुरू हुई थी, मुद्रण से छपाई जो शुरू हुई थी। छपाई मतलब छपाई इन द सेंस, मुद्रण से छपाई नहीं, सॉरी, यानी कि छपाई सबसे पहले शुरू कहां हुई थी, छपाई की जो तकनीक है वो सबसे पहले चाइना में ही जो है शुरू हुई थी। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और याद रखना कि भाई चाइना ने ही क्या किया था, चाइना ने ही कागज बनाया था। तो आप बोल सकते हो कागज और छपाई दोनों का जो आविष्कार जो है वो हमारा चाइना ने किया था। किसने किया था सर? चाइना ने किया था। ठीक है, फिर ऐसा बोला जाता है चाइना से ये जो तकनीक है वो जापान में पहुंची, जापान से जो है कोरिया में पहुंची। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि मुद्रण जो है इस तरीके से जो है पूरे विश्व में जो है फैल रही है धीरे धीरे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम तीन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाइना की बात करूं तो ऐसा बोला जाता है 594 ईस्वी में चाइना में जो है हुआ क्या करता था, बेसिकली लकड़ी के बड़े बड़े काट हुआ करते थे, इस पर अक्षर छपा होते थे, अक्षर छपे होते थे, उसके ऊपर हम जो है कागज रगड़ते थे और इन अक्षरों में जो है स्याही होती थी। ये जो काट होते थे लकड़ी के, इनमें स्याही होती थी, है ना। तो जब कागज हम रखते थे उसके ऊपर और उस पर रगड़ते थे तो जो काट पे छपा होता था वो कागज पे छप जाया करता था। तो ये तकनीक का जो इस्तेमाल चाइना में किया जाता था, है ना, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इसको बोलते थे हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप देखते हो ना, जब आपको ड्राइंग बनानी नहीं आती तो जो चित्र बना होता है उसके ऊपर आप पेंसिल, गाड़ी गाड़ी पेंसिल जो है उसके ऊपर कुरेदने लगते हो और वही जो है आपके पेज पे छप जाता है, फिर उसके ऊपर आप जो है आकृतियां बना देते हो। तो वैसे ही कुछ। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अगर मैं बात करूं तो चीन में मुद्रण की बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि यहां पर जो विद्यार्थी थे वो इन किताबों से पढ़ा करते थे। जो सिविल एग्जाम में जो प्रश्न आते थे उनसे संबंधित जो भी किताबें वगैरह जो है वो चीन में छपनी शुरू हो गई। फिर आप देखोगे धीरे 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 यहां पर जैसे यहां पर शहरी विकास हुआ तो आप देखोगे कि चीन में जो छपाई है, पहले क्या था, पहले जो हर कोई नहीं पढ़ा करता था, पहले जो कुलीन वर्ग के लोग हैं या फिर बोल सकते हो कोई विद्यार्थी जो है वो पढ़ा करते थे। अब क्या हुआ, जैसे जैसे थोड़ा सा विकास हुआ, शहरी विकास हुआ, शहरी संस्कृति का विकास हुआ, तो आप देखोगे चीन में बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब जो आम आदमी जो लोग हैं वो भी यहां पर जो किताबें वगैरह पढ़ने लगे। आप देखोगे बहुत सारे जो व्यापारी वगैरह हैं अपनी रोजमर्रा की किताबों को, अपनी रोजमर्रा के हिसाब को जो है मेंटेन करने के लिए भी जो है मुद्रण का इस्तेमाल करने लगे। तो आप देखोगे चीन में भी सबसे पहले जो है इसका यहां पर जो है मुद्रण संस्कृति का जो है विकास देखने को मिलता है। तो यहां पर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि लगभग पहले दूसरे तीसरे पॉइंट ये लिखे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे यहां पर चाइना में जो संघाई शहर है इनका, ये एक मुद्रण संस्कृति का जो एक नया केंद्र बन गया। आप देखोगे यहां से बहुत सारे देशों में किताबें वगैरह भी जाया करती थी, छपाई का एक केंद्र था। मतलब यहां से जो है दूसरे देशों में भी जो है किताबों का जो यहां पर एक्सपोर्ट हुआ करता था। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें हो गई। चलिए, यहां पर हम बात करें फिर हुआ क्या, फिर हुआ ये कि भाई जापान में सर ये तकनीक कैसे गई। तो जापान में हुआ ये कि चाइना से, चीन से जो बौद्ध प्रचारक जो थे, बौद्ध धर्म प्रचारक जो थे, वो यहां पर मुद्रण तकनीक को, इसलिए जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को जो है कहां लेके गए थे, ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को ये लोग कहां लेके गए थे, तो ये जापान में लेके गए थे। कब की बात है? तो आप देखोगे कि लगभग जो है 768 से 770 ईस्वी में जो है चीनी जो बौद्ध प्रचारक जो थे ये तकनीक को, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक को कहां लेके गए थे, तो वो जापान में लेके गए थे। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, जापान में लेके गए थे। तो आप देखोगे जापान में पहली किताब छपती है, क्या नाम था उसका? डायमंड सूत्र, है ना, याद रखना इसको। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे कि यहां पे एक चीज और मिलती है हमें जो है 18वीं सदी के आखिर में। आप देखोगे एदो शहर, जिसको आज के टाइम पर हम टोक्यो नाम से बुलाते हैं, यहां पर भी आप शहर की जो चित्रकारी जो है
प्रॉपर तरीके से शहर के बारे में बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं वहां पर, वो हमें जो है यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? छपी हुई, क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे किस तरीके से जो मुद्रण जो है यूरोप में कैसे पहुंचा सर। अभी तक क्या था, मुद्रण जो था वो सबसे पहले चीन में था, चीन से जापान में गया, फिर आप देखोगे कोरिया में चला गया, फिर आप देखोगे यूरोप में सर कैसे गया। तो यूरोप में इसका जाने का जो रास्ता है, सबसे पहले यहां पर कागज की बात कर लेते हैं। आप देखोगे जो सिल्क रूट जो था, जिसको हम सिल्क रूट बोलते हैं, जो रेशम मार्ग जो था, इस रास्ते के थ्रू जो है पेपर भी कहां गया था, पेपर जो है, पेपर कागज जो है, कागज भी इस रास्ते से यूरोप पहुंचा था। मतलब यूरोप, मैंने बताया आपको, कागज जो है, कागज का निर्माण कहां हुआ था, कागज का सबसे पहले आविष्कार कहां हुआ था, चाइना में। तो आप बोल सकते हो कि जो सिल्क रूट है, जो ये रेशम का जो मार्ग है, इससे होकर जो है कागज कहां गया, यूरोप में गया। फिर अगर मैं बात करूं मुद्रण की जो तकनीक जो थी, जो लकड़ी के काठ पे छपाई करते थे लोग, तो ये सर कैसे गई, सर ये कैसे गई यूरोप में। तो आप देखोगे ये 1295 में जो मार्को पोलो नाम का एक इटालियन व्यापारी जो था, और एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हो घुमत्तू व्यक्ति था, ये बहुत ज्यादा घूमता था। तो आप देखोगे ये तकनीक को 1295 में, लगभग 13वीं ईस्वी की अगर हम बात करें, तो आप देखोगे ये लेके गया था कहां पर, इटली में। अब देखोगे इटली में जब ये गया तकनीक को लेके, तो इटली में आप देखोगे बहुत सारे नए नए केंद्र खुल गए। यहां पर आप बोल सकते हो कि बहुत सारे छपाई केंद्र खुल गए, और आप देखोगे धीरे धीरे करके इटली के अलावा भी दूसरे यूरोप के देशों में भी ये मुद्रण की तकनीक जो है फैल गई, जो चाइना से गई थी, है ना। आगे आगे जो आप देखोगे बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े मुद्रण केंद्र खोल लेंगे। आप सोच के देखो, इतनी डिमांड बढ़ेगी धीरे धीरे कि ये भी किताबों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो छपाई है, ये भी किताबों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगी। फिर होगा क्या, फिर होगा ये कि बड़े बड़े जो किताबों के विक्रेता वगैरह जो हैं, ये अपने पास में बहुत सारे सुलेखकों को रखेंगे, जो लिखेंगे, है ना। जैसे होता है ना, पांडुलिपि वगैरह लिखते हैं, जो अपने हाथों से लिखाई लिखते हैं, उसको हम सुलेखक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किताबों की डिमांड बहुत ज्यादा थी, और आप देखोगे दूसरे देशों में भी भेजेंगे इसको। तो इस तरीके से कुछ यहां पर जो है हिसाब किताब चल रहा है। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पर वही लिखा हुआ है, किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता, सुलेखक या कातिब को भी रोजगार देने लगे। मतलब होता क्या था, एक विक्रेता के अंडर में 30 से 40 जो कातिब हैं या फिर सुलेखक जो है वो काम करते थे, है ना। कोई भी एक किताब है, उसको भाई उसकी कॉपियां लिखनी है, आप सोच के देखो डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपको 30 से 40 जो बेसिकली जो सुलेखक जो है, उसको आपको अंडर में काम जो है करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही जो है लिखने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, मांग बहुत ज्यादा है किताबों की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब आप देखोगे जो हस्तलिखित पांडुलिपियां जो है, हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से जो पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। अब हुआ क्या, अब हुआ ये, यहां पे वही बोला जा रहा है कि देखो, अब जब हाथों से कितना कौन लिख लेगा। मान के चलो 1000 लोग हैं, है ना, और लिखने वाले 50 ही हैं, और लिखने में टाइम भी लगता है भाई। और जो पांडुलिपियां जो होती हैं वो आप बोल सकते हो ये सड़गल जाती हैं, बहुत ज्यादा टाइम तक रहती नहीं है। तो आप देखोगे कि जो पांडुलिपियां जो है मांग को पूरा नहीं कर सकती थी। अब यहां पर हुआ कि यहां पर जो है एक अलग डिमांड उठ रही थी। सुनो, यहां पे हो क्या रहा है बेसिकली, अब हो क्या जा रहा है कि जो देखो, ये जो काठ की जो तकनीक जो यूरोप में पहुंची है, पूरे यूरोप में जो फैल गई है ये, और इसकी अगर हम बात करें, प्लस मैं पांडुलिपियों की बात करूं, जो हस्तलिखित जो पांडुलिपियां जो हैं, ये किताबों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि यहां पर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। 15वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, तो एक व्यक्ति था, इसका नाम था गुटेनबर्ग, है ना। ये जर्मनी का था, और इसने क्या किया भाई, ये एक व्यापारी के खानदान से आया करता था। इसके पिताजी जो थे व्यापारी थे, और बचपन से इसने जैतून की जो प्रेस जो होती है और उसको देखा था, और इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था जैतून में या फिर बहुत सारी चीजों में इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसने क्या किया, इसने जो पत्थरों को पॉलिश करना सीख लिया, है ना, आकार बनाना सीख लिया इसने। और आप देखोगे धीरे धीरे जैतून की प्रेस से इसने क्या बना ली, एक प्रिंटिंग प्रेस जो बना ली। और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। क्योंकि ये जो कागज से छपाई हो रही है ना, इससे दुगनी तिगनी या फिर आप बोल सकते हो 10 गुनी जो रफ्तार से जो है ये छापता था। आप देखोगे इसने क्या किया, सबसे पहले 180 जो कॉपियां हैं, जिसको हम प्रतियां बोलते हैं, उसको जो है छापा। किसकी भाई, तो बाइबल की। बाइबल क्या है भाई, बाइबल एक जो है किताब है, ईसाइयों की सबसे जो एक धार्मिक किताब जो होती है ना, जैसे गीता वगैरह, रामायण वगैरह, तो वैसी जो है यहाँ पर बाइबल होती है। 80 कॉपियां छापी, ठीक है। फिर हुआ क्या, ये जो नई तकनीक है, आप देखोगे इस नई तकनीक ने पूरे यूरोप में जगह ले ली। आप देखोगे शुरुआत में आप देखोगे कि यूरोप में अलग अलग जगह पर जो है सबने क्या खोल लिया, अपना छपाई खाना खोल लिया, जहां पर जो है गुटेनबर्ग की बनाई हुई जो मशीन थी, जो पूरी जो प्रिंटिंग प्रेस जो थी, यहां पर जो है एक बड़ी मात्रा में जो है छपाई होने लगी। तो आप वही लिखा हुआ है, लगभग 100 साल के बीच में यूरोप के अधिकतर देशों में छापे खाने खुल गए। हुआ या समझ में आया? चलिए, जर्मनी के प्रिंटर दूसरे देशों में नए छापे खाने खुलवाने जाते थे। सोच के देखो, मतलब जर्मनी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि ये भाई साहब जो थे जर्मनी के थे। जर्मनी से दूसरे देशों में भी जो है लोग जाया करते थे छापे खाने खुलवाने के लिए, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी उस टाइम पर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक डेटा दे रखा है कि 15वीं सदी की बात करूं तो यूरोप में लगभग 2 करोड़ जो है मुद्रित किताबें थी, जो कि 16वीं शताब्दी में बढ़कर कितनी हो गई, 20 करोड़ से ज्यादा होंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कितने जो यहाँ पर मुद्रण का जो यहाँ पर प्रभाव बढ़ रहा है। सोच के देखो, उस टाइम पर इंस्टाग्राम वगैरह था नहीं, कुछ भी नहीं था उस टाइम पर। उस टाइम पर कुछ भी नहीं था।
उस टाइम पर क्या था, किताबें थी। जैसे आज लोग इंस्टाग्राम वगैरह में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया के एडिक्ट हो चुके हैं, उस टाइम पर लोग जो थे किताबों के कीड़े थे भाई। उस टाइम पर आप बोल सकते हो कि जब स्टार्टिंग की मैं बात करूं, 15वीं 16वीं शताब्दी की बात करूं, उस टाइम पर लोग पढ़े लिखे बहुत कम हुआ करते थे। उस टाइम पर ऐसा बोला जाता था कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं ये सिर्फ पढ़ते लिखते थे। और आप देखोगे यहां पर एक चीज याद रखना कि जो कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे, जैसे अभी यहां पर क्या हो रहा है, अभी यहां पर जो प्रिंटिंग प्रेस जो है ये छापी जा रही है, गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस है इससे किताबें छापी जा रही है ना। लेकिन जो अमीर वर्ग के जो लोग हैं ये हमेशा ये वेलम पे लिखी हुई किताबें ही पढ़ते थे। मतलब वेलम क्या होता है, वेलम बेसिकली एक चमड़ी होती है, उस चमड़ी पर जो एक पतली सी चमड़ी होती है ना, जानवरों की खाल से बनी हुई चमड़ी होती है बेसिकली, उस पर जो लिखते हैं उसको हम वेलम बोलते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि जो अमीर लोग होते थे ये प्रिंट की जो ये मशीन जो है इनसे प्रिंट की हुई किताबें नहीं पढ़ते थे, है ना। होता है ना कि एक स्टेटस वाली बात आ जाती है कि भैया हम बड़े लोग हैं, हम ये वेलम पे लिखी हुई किताबें ही पढ़ते हैं। और ऐसा बोलते थे कि भाई ये जो किताबें पढ़ते हैं, प्रिंटिंग वाली किताबें पढ़ते हैं, गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर नजरिया चला करता था। जैसे आज की हम बात करें, कोई एंड्रॉइड चला रहा है, कोई आईफोन चला रहा है, तो भाई कोई बंदा आईफोन चला रहा है तो ऐसा बोलते हैं भाई अमीर बंदा है। तो ऐसे ही कि उस टाइम पर जो अमीर लोग थे वो लिखी हुई किताबें ही पढ़ते थे, वेलम पे लिखी हुई किताबें ही पढ़ा करते थे यूरोप में। बाकी जो गरीब लोग हैं या फिर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो छपी हुई किताबें पढ़ते थे। तो ऐसा कुछ जो यहाँ पर यूरोप में चल रहा था। क्लियर हुआ? चलिए तो यहां पर भी लिखा हुआ है ना। जैसे मैं बात करूं 19वीं या 20वीं शताब्दी की बात करूं तो बहुत कम जो लोग थे वो साक्षर थे, है ना। इसलिए हुआ क्या, इसलिए आप देखोगे कि यहां पर बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पढ़ा लिखा नहीं है यहां पर। क्लियर हुआ? फिर क्या हुआ भाई, मुद्रकों ने पाठक बढ़ाने के लिए जो है लोकगीत और लोक कथाओं की जो है पुस्तकों को अधिक चित्रों के साथ जो है मुद्रित करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है क्या करेंगे बेसिकली, है ना, वो चित्रों से समझने की कोशिश करेंगे, वो जो लोकगीत होती हैं, लोक कथाएं होती हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि ये लोग पढ़ नहीं पाते तो होता क्या था, बेसिकली बड़ी बड़ी जगह जो होती है, सभाएं जो होती हैं, यहाँ शराब खाने जो होते हैं, यहाँ पर होता क्या था, एक कोई बंदा पढ़ा लिखा है वो क्या करता था, वो पढ़ पढ़ के गा गा के सुनाया करता था। कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो मुद्रण छपाई जो है इसने एक तरीके का मौखिक रूप ले लिया था। जैसा होता है ना कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं तुम्हें बोल बोल के सुना रहा हूं। तो इसे हम बोलते हैं मौखिक रूप से हम जो है ना, श्रुति और स्मृति का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट जो होता है, सुन के लिखना सुनना और पढ़ाना, ठीक है। तो वो पूरा कॉन्सेप्ट जो चल रहा था क्योंकि यूरोप में लोग जो है पढ़े लिखे नहीं थे। फिर क्या हुआ भाई, अब यहां पर थोड़े से हम टॉपिक चेंज करते हैं। अब क्योंकि धर्म को हम बीच में लाएंगे, क्योंकि धर्म में बहुत सारे जो सुधार हुए हैं, बहुत सारे जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी प्रिंट, हमारी जो मुद्रण संस्कृति जो है उस पर ही, उसके ऊपर ही हुए हैं। जैसे हम बात करें एक बहुत बड़े धर्म सुधारक थे, इनका नाम था मार्टिन लूथर किंग, है ना। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी कैथोलिक चर्चों में कुरीतियां जो है, उस टाइम पर आप देखोगे ईसाई धर्म में बहुत सारी कुरीतियां थी, बहुत सारे अंधविश्वास थे, तो उन पर जो है सवाल उठाने शुरू किए। इन्होंने बहुत सारे लिखना शुरू किया। उन्होंने चुनौती दी सबको कि भैया अगर मेरे को कोई गलत साबित करके दिखा दे तो मैं मानूं, है ना। तो प्रॉपर तरीके से इनकी अगर हम बात करें, धर्म सुधारकों की हम बात करें, बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने धर्म पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। और बहुत सारों के मन में भय भी था कि अगर वो धर्म के खिलाफ कुछ लिखेंगे, है ना। तो एक किसान था, नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, मुने क्यों नाम था, पता नहीं क्या नाम था, देख लेना एक बारी। उसने पता नहीं बाइबल को पूरी अलग तरीके से उसने जो है जाना समझा और उसने अलग ही उसमें कहानी निकाल दी। बाद में उसको जो है मार दिया जाता है, ठीक है। फिर यहां पर आप देखोगे जो चर्च जो होते हैं वो इक्विजिशन को आरंभ कर देते हैं। मतलब कोई भी अगर धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और ऐसी पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें वो किताबें होंगी, उनके नाम होंगे जिन पर प्रतिबंध लग चुका है। अब ये किताबें जो है नहीं बिकेंगी, है ना। तो ये 1558 में हुआ कि रोमन चर्च ने एक पूरी लिस्ट जारी की कि भाई इन किताबों को कोई नहीं पढ़ेगा, ये किताबें किसी के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, ये सारी प्रतिबंधित किताबें हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां पर एक चीज और हुई, यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ कि जो ईसाई धर्म जो था वो दो वर्गों में बढ़ जाता है, एक तो प्रोटेस्टेंट और दूसरे कैथोलिक। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ लेते हैं। 16वीं और 18वीं सदी के समय जो है लोग में पढ़ने का जुनून। अब हुआ क्या, 16वीं और 18वीं सदी की हम बात करें या फिर हम और थोड़ा सा आगे करें 19वीं सदी तक की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहां पर एक नया जो है पाठक वर्ग जो उभर के आ रहा है। जैसे आप देखोगे 16वीं और 18वीं सदी के समय जो है यूरोप में अधिकतर जो है साक्षरता तो बहुत कम था, 60% से 60% था, जो कि आप देखोगे 18वीं 19वीं सदी आते आते ये 80% हो गया। मतलब यूरोप में लोग पढ़ने लगे, पढ़ने का एक जुनून सवार हो गया लोगों के अंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब क्या था, अब तक लोग जो थे बहुत कम जो लोग थे वो पढ़ा करते थे। मैंने बोला ना कुलीन वर्ग के लोग हैं या फिर जो मध्यम वर्ग से लोग आते हैं। लेकिन अब आप देखोगे घर घर में जो है किताबें आ रही हैं, घर घर। जैसे आज के टाइम पर घर घर में फोन मिल जाएगा आपको, उस टाइम पर आपको घर घर में किताबें मिल जाएंगी। बहुत सारे जो फेरी वाले होते थे, है ना, उनको काम पे लगाया गया। मतलब गली गली जाके, मोहल्ले जाके जो किताबें वगैरह बेच रहे हैं। और बहुत सारी जो लोक कथाएं हैं, लोकगीत जो हैं वो, है ना, पंचांग, मनोरंजन, ये सब जो चीजें हैं वो एकदम से लोग जो है मतलब खरीद रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा जो है इनकी भरमार लग चुका है, एकदम बाजार बन चुका है पूरा मुद्रण का, ठीक है। मुद्रण संस्कृति का जो है पूरा बाजार विकसित हो चुका है। आज जैसा आप देखोगे इंग्लैंड की यहाँ पे कहानी की बात हो रही है, इंग्लैंड में जो है एक पैसा करके जो है किताब चलती थी, है ना, इसको हम, है ना, चैपमैन भी बोलते थे, चैपमैन। फ्रांस में अलग चलती थी, तो ये बेसिकली एक पैसा किताब होती थी। ये बेसिकली इसमें कहानियां वगैरह हुआ करती थी, तो ये गली गली मोहल्ले में जो है बच्चे खरीदा करते थे। क्लियर हुआ? जैसे विज्ञान के क्षेत्र में भी बात करें तो आप जैसे उस टाइम पर देखोगे न्यूटन जो थे भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह बहुत सारी चीजें दी इन्होंने अपनी सारी जो थ्योरीज थी, अपनी सारी जो वैज्ञानिक खोजें जो थी उनको लिखना शुरू किया। लोगों ने तर्क करना शुरू किया, जो अंधविश्वास वगैरह जो थे लोगों ने
उसमें तर्क तर्क को जो है ज्यादा सपोर्ट किया कि भाई लोगों को विवेकवाद होना चाहिए, तर्क के साथ चलना चाहिए लोगों को। तो ये सारी जो चीजें हैं, अपने विचारों को जो है मुद्रण के जरिए जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ये सारी जो चीजें हैं वो चल रही थी, समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? फिर यह होता क्या है, यहां पर एक उदाहरण दिया गया है कि मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति की। फ्रांसीसी क्रांति में किस प्रकार से मुद्रण संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे फ्रांसीसी क्रांति की बात करूं, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई बेटा, तो फ्रांसीसी क्रांति को आने में आप बोल सकते हो ना कि ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया, ये बहुत लंबा प्रोसेस था। आप देखोगे बहुत बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए, बहुत बड़े बड़े जो समाज सुधारक हुए, उन्होंने लिखना शुरू किया। आप जैसे देखोगे एक पढ़ा लिखा वर्ग उभर के आता है, मध्यम वर्ग इसको बोला गया। इन मध्यम वर्ग का दिमाग बदलने में कि भैया ये जो निरंकुशवाद जो है इसको खत्म करना है हमें, असली ताकत जो है वो जनता के हाथ में ही है। तो ये सब कैसे बताया गया? तो ये सब बहुत बड़े बड़े जो धर्म सुधारक हैं, बहुत बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं, इन्होंने बताना शुरू किया। मॉन्टेस्क्यू, है ना, अगर रूसो की मैं बात करूं, बहुत बड़े बड़े जो कार्ल मार्क्स की मैं बात करूं, तो ये बड़े बड़े जो दार्शनिक जो थे, इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया, है ना। इन्होंने एक नए नजरिए से जो यहां पर जिंदगी को देखना शुरू किया। इससे क्या हुआ? इससे आप देखोगे लोगों की सोच बदली, और एक क्रांति जो थी उस सोच का ही नतीजा था। क्लियर हुआ? तो ये सब जो आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं भारत में क्या हुआ। अब भारत की हम बात कर लेते हैं। सर, भारत में मुद्रण संस्कृति जो है कैसे आया, भारत में किस प्रकार से जो है मुद्रण संस्कृति का इतिहास क्या था, इसके बारे में जो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, जब मैं भारत की मुद्रण संस्कृति के इतिहास की बात करूं, तो आप देखोगे कि भारत में जो प्रिंटिंग जो प्रेस है वो कब आई थी? 16वीं सदी में आई थी। सर, कौन लेके आया था? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले भारत में कौन आया था। कौन सा यूरोपीय देश जो भारत में पहले आया था? तो पुर्तगाली जो थे भारत में पहले आए थे। और जब पुर्तगाली भारत में आए तो पुर्तगाली धर्म को मानने वाले बहुत थे, तो वो अपने साथ में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों को भी लाए, है ना। धर्म प्रचारक जो होते हैं, ईसाई धर्म के जो प्रचारक जो थे, वो भी भारत में आए। इनके साथ साथ हुआ क्या, आप देखोगे सबसे पहले 1779 की बात करूं, तो यहां पर जो कैथलिक पुजारी जो थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो तमिल में किताब छापी, फिर आप देखोगे मलयालम में भी किताब छापी, क्योंकि दक्षिण भारत में पहले आए थे। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, इस भाग में जो है पहले आए थे। तमिलनाडु इस भाग में जो है पहले आए थे। तो आप देखोगे मलयालम, कोगड़ी, है ना, कोगड़ी की हम बात करें, कन्नड़ भाषा की हम बात करें, है ना, कन्नड़ भाषा हो गया बेटा, है ना, भाषाओं की बात करें हम, तो ये सारी जो चीजें हैं, इन्होंने सबसे पहले किताब छापना शुरू की। फिर आप देखोगे जो प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारक जो थे, इन्होंने भी 32 तमिल किताबें छापी। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से जो है विकास होना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? आप देखोगे 1780 आते आते एक बहुत बड़े एक ऑफिसर थे, इनका नाम था जेम्स ऑगस्टस। ये एक व्यापारी भी थे। इन्होंने एक अपनी पत्रिका छपानी शुरू की, है ना, जिसको बंगाल गैजेट बोलते हैं, इंग्लिश में छापते थे। और ये कंपनी की जो अंदर की खबरें जो है वो बाहर दिया करते थे। बाद में आप देखोगे इन पर केस वेस हो जाता है, और फिर बाद में बैन भी हो जाता है इस पर, है ना। फिर आप देखोगे 19वीं सदी में जो है कुछ भारत में भी आपको जो है धर्म सुधार देखने को मिलते हैं, कुछ सार्वजनिक बहसें देखने को मिलती हैं। ऐसे इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है राजा राममोहन रॉय को। अब राजा राममोहन रॉय की हम बात करें, बहुत बड़े क्या थे? बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो आप देखोगे करीबन 19वीं सदी की हम बात करें, तो उन्होंने अपना एक प्रकाशन शुरू किया जिसका नाम था संवाद कौमुदी। अच्छा, ये किसके खिलाफ बोलते थे? तो आप देखोगे सती प्रथा के खिलाफ, है ना, ये जो बाल विवाह जो हो जाते हैं, है ना, उसके खिलाफ, है ना, ये सपोर्ट करते थे विडो रीमैरिज का, मतलब कि विधवा जो होती है उनको इनकी फिर से शादी हो जानी चाहिए। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से जो है समाज में सुधार करने की जो है यहाँ पर इच्छा व्यक्त की, या अपने कुछ विचार लिखा करते थे। फिर उसके बाद आप देखोगे जो जोधवा फूले जो थे, जो बेचारे खुद भी एक दलित फैमिली से आते थे, और इन्होंने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था गुलामगिरी, और जिसमें इन्होंने बताया किस प्रकार से जो है जाति प्रथा के अत्याचारों का प्रॉपर तरीके से इन्होंने वर्णन किया अपनी किताब में, है ना। इसका नाम था गुलामगिरी। फिर उसके बाद आप देखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हम बात करें, है ना, हम बात करें ईवी रामास्वामी नायकर की, इन्होंने भी जो है जाति व्यवस्था पर जो है सवाल उठाने शुरू किए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कैसे हो रही हैं? ये सब जो है मुद्रण के जरिए ही हो रही हैं। उसके बाद हम बात करें थोड़ा सा हम दूसरे धर्मों की बात करें, लाइक अगर मैं बात करूं इस्लाम की, है ना, मुस्लिमों की हम बात करें, तो मुस्लिमों के जो गुरु होते हैं उनको बेसिकली, है ना, जो उनको सीख देते हैं, हमारे यहाँ पे पंडित होते हैं, तो इनके यहाँ पे उलेमा होते हैं, है ना। तो इनको भी डर सता रहा था कि भाई मतलब यहाँ पर जो है इस्लाम को लोग फॉलो नहीं कर रहे, उसको प्रॉपर इस्लाम के सिद्धांतों को लोग फॉलो नहीं कर रहे। तो उसको महत्व को समझते हुए आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे हजारों फतवे जारी किए। फतवे बेसिकली जो होता है ना, एक ऑर्डर टाइप जो होता है, फतवे जो होते हैं, पूरा जो एक मैसेज जो होता है कि अपनी कम्युनिटी को देना, है ना, जैसा आपने सुना होगा इन्होंने फतवा जारी कर दिया। तो ये प्रॉपर तरीके से फतवा जारी किया ताकि लोगों को जो है समझ में आए, लोग जो अपने इस्लामिक सिद्धांतों को समझे। फिर उसके बाद आप देखोगे 1810 की अगर हम बात करें, तो कलकत्ता में रामचरितमानस का जो है पहला संस्कृत प्रकाशित हुआ। बहुत सोच के देखो, यहाँ पर रामचरितमानस की जो है बात की जा रही है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे 2 फारसी अखबार भी चालू हुए, जिसको बोलते थे जामे जहान, है ना, नामा करके। फिर एक शमशुल अखबार की हम बात करें, तो ये 1882 में प्रकाशित हुआ। तो आप देख रहे हो भारत में भी ये आपको एक तरीके का मुद्रण विकास देखने को मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें, प्रकाशन के एक नए नए रूप भी देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? जैसे हम बात करें, अब क्या था, अब तक नॉर्मली हम किताब पढ़ रहे हैं, है ना, जैसे आप देखोगे अब क्या था, अब यहां पर दृश्यों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना, दृश्य संस्कृति का भी, अलग अलग पेंटिंग्स का इस्तेमाल जो है किया जाने लगा। जैसा आप पढ़ते हो तो जब तक पिक्चर्स वगैरह नहीं होती तो इंटरेस्ट नहीं आता, जब पिक्चर्स होती हैं, है ना, उसमें जो कुछ जो फोटो तस्वीरें वगैरह जो होती हैं उससे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। फिर आप देखोगे जो चित्रकार राजा रवि वर्मा जो थे, उनके द्वारा जो है आम जनता के लिए तस्वीरें बनाई गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आप देखोगे
यहाँ पर 1880 के दशक में आते आते बहुत सारे जो कैरिकेचर जो होते हैं, आपने देखा हो ना, कार्टून जो होते हैं जिससे देख के हंसी आती है, बहुत सारे जो नेता वगैरह होते हैं उनको कार्टून बना दिया जाता है और वो किसी तरह का मैसेज देते हैं, है ना, तो उसको कैरिकेचर बोलते हैं। कैरिकेचर बहुत सारे कार्टून जो है छापने लगे। तो अलग अलग तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर मुद्रण संस्कृति का जो है विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, महिलाओं के जीवन की हम बात कर लेते हैं, क्या असर पड़ा, क्या मुद्रण ने भारतीय महिलाओं के जीवन में असर डाला। तो आप देखोगे कि उस टाइम पर हम देखें ना तो हमारा जो पूरा समाज जो था रूढ़वादी समाज था, जो कि पुरानी परंपराओं पर जो विश्वास रखता था, और उनके अनुसार जो, चाहे मैं हिंदुओं की बात करूं चाहे मुस्लिमों की बात करूं, तो औरत को पढ़ाना ठीक नहीं है ना। हिंदू में ऐसा मानते थे औरत को तुम पढ़ाओगे तो वो जो है तुम्हारे लिए बैड लक लेके आएगी, है ना, वो विधवा, मतलब उसका पति खत्म हो जाएगा, विधवा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मुसलमान जो थे उनका मानना यह था कि ये ज्यादा जो पढ़ी लिखी स्त्रियां जो होती हैं, तो है ना, जो रूमानी मतलब रूमानी कहानियां पढ़ती हैं, जो रोमांटिक जो उपन्यास वगैरह जो होते हैं पढ़ती हैं, तो आप बोल सकते हो वो जो महिलाएं जो हैं वो बिगड़ जाती हैं ना, वो किसी लायक नहीं होती, बिगड़ जाती हैं। तो इस तरीके की कुरीतियां चलती थी और ऐसे में आप देखोगे बहुत सारी जो महिलाएं जो थी उठ खड़ी हुई। जैसे हम बात करें राज सुंदरी देवी की, अब ये भी एक तरीके के रूढ़वादी खानदान से आती थी, लेकिन इन्होंने फिर भी जो है छुप कर पढ़ना शुरू किया और आप देखोगे इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, इसका नाम था अमर जीवन। अपने जीवन के बारे में बताया, है ना बेटा, थोड़ा सही कर लेना, अमर जीवन होगा जीवन, है ना, अमर जीवन नाम का जो उन्होंने उपन्यास लिखा। क्लियर हुआ, चलिए जीवन होगा, वाह होगा, ठीक है। चलिए, है ना, फिर अगर हम आगे बात करें 1860 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे, है ना, जो कैलाश बाशिनी नाम की एक महिला थी, इन्होंने भी जो है महिलाओं की स्थिति के बारे में बहुत सारी यहाँ पे अपने अनुभवों को जो है शेयर किया, किस प्रकार से जो है महिलाओं को जो है प्रताड़ित किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी। क्लियर हुआ, आगे हम बात कर लेते हैं 19वीं सदी में प्रिंट एवं गरीब जनता। अच्छा, अब यहाँ पर गरीब जनता की हम बात कर लेते हैं। 19वीं सदी आते आते आप देखोगे भारत में भी काफी सारे जो गरीब लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, वहां पर भी आपको जो है यहाँ पर कुछ मुद्रण विकास देखने को मिलेगा। जैसे आप देखोगे कानपुर के मिल मजदूरों की बात की जा रही है यहाँ पर, तो एक व्यक्ति थे काशी बाबा, है ना, इन्होंने 1938 में छोटे और मोटे सवाल लिखकर और छापकर जो जाति तथा वर्गीय शोषण के बीच में जो है रिश्ता समझाया। क्लियर हुआ, यानी कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर इन्होंने जाति व्यवस्था और वर्गीय शोषण जिस प्रकार से हो रहा है, उनका जो रिलेशन है कि किस प्रकार से जो जाति व्यवस्था जो है ना, और उस हिसाब से आप देखते हो मतलब एक तरीके का मतलब अलग अलग समाज वर्गों में बट गया है और किस तरीके से जो है छोटी जातों का जो है शोषण किया जा रहा है, तो वो सब लिखना शुरू किया इन्होंने। फिर आप देखोगे 1935 से 55 के बीच जो है सुदर्शन चक्र के नाम से यहाँ पर एक लेखन शुरू हुआ, है ना, और आप देखोगे मिल मजदूर जो थे इन्होंने सच्ची कविताएं जो यहाँ पर लिखना शुरू की। क्लियर हुआ, चलिए बहुत सारी जो चीजें आपको लिखनी, मतलब सच्ची कविताएं नामक जो है एक संग्रह जो शुरू किया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर सुदर्शन चक्र जो है, यहाँ पे एक पत्रिका आ रही है। फिर आप देखोगे यहाँ पर सच्ची कहानी नामक जो है कविताएं आ रही हैं। फिर आप देखोगे ठीक है, ये तो है ना, ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर जो है कुछ आपको जो है यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हुआ ना, तो इस प्रकार से आपको जो है 19वीं सदी में भी बहुत सारे जो है वहां पे बदलाव देखने को मिले और गरीब जनता जो थी इनके बीच में भी जो है मुद्रण धीरे धीरे है ना पॉपुलर हो रहा था। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं प्रिंट पर पाबंदी। अच्छा, प्रिंट की पाबंदी की अगर हम बात करें, है ना, प्रिंट की पाबंदी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक होमवर्क दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि हुआ क्या 1800 से 20 के दशक में, भारत की बात हो रही है यहाँ पर, प्रिंट पर पाबंदी जो है यहाँ पर लगनी तय थी, क्योंकि भारत में बहुत सारी गतिविधियां हो रही थी। आप जैसे समझो यहाँ पे, जैसे 1820 की अगर हम बात करें तो कलकत्ता का जो सर्वोच्च न्यायालय था, उस टाइम पर हम क्या थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, है ना। तो यहां पर आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो कि कलकत्ता में जो था, जिसको आज के नाम पर हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, आप देखोगे उसने जो है प्रेस को नियंत्रित करने हेतु जो है मुख्य कानून जो पास कर दिया। ठीक है, कि प्रेस को जो है जो तुम छाप रहे हो उसको नियंत्रित किया जाएगा। फिर आप 1878 में देखोगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लागू हो जाता है। सर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो आपका होमवर्क ये है कि किसने लागू किया था और हटाया किसने था। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लगाया किसने था और हटाया किसने था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, मैं देखूंगा कमेंट सबके, ठीक है ना। चलिए, अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहां पर देखो वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, जो आपकी आसपास की जो स्थानीय भाषाएं जो होती है उनकी, तो इन्होंने जितनी भी स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित जो भी पत्रिकाएं हैं, जो भी समाचार पत्र हैं, उन सब पर जो है यहां पर बैन लगाना शुरू कर दिया। जो अगर क्या करेगा, जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है ना, जो भी उल्टा सीधा लिखते थे उन सब पर जो बैन लगा दिया। वो भी किस पर हुआ था, वो भी यहां पर जो स्थानीय भाषाएं उन पर हुआ था, इंग्लिश अखबारों पर नहीं हुआ था, इंग्लिश पत्रिकाओं पर नहीं हुआ था, याद रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए फिर आप देखोगे कि 1857 की क्रांति की हम बात करें, उसके बाद भी आप देखोगे बहुत ज्यादा बैन वगैरह लगा दिया गया, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी, विद्रोही थे, इन्होंने भी अपने अलग अलग अखबार वगैरह छापने शुरू कर दिए थे। तो पहले क्या होता था, पहले इनको जो है वार्निंग वगैरह दी जाती थी, बाद में जो अगर ये नहीं मानते थे उनको जो है इन पर बैन लगा दिया जाता था। और 1857 की क्रांति की हम बात करें, उसके बाद भी यहां पर जो है बहुत सारे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, नियम कानून जो है वो मुद्रण को लेकर जो यहां पर लागू कर दिए गए थे, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अंग्रेजों की, है ना, तो जब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो यहां पर वो नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की छवि खराब हो। बाद में आप देखोगे जब ये पूरा शासन जो होता है, जब क्राउन के हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, तो आप देखोगे यहां पर ये नहीं चाहते थे किसी भी प्रकार का जो है, किसी भी प्रकार का अंग्रेजों के खिलाफ जो है क्रिटिसिज्म हो, किसी भी प्रकार का जो लोग हैं ये अंग्रेजों के खिलाफ कुछ गलत बोले या फिर आम जनता को भड़काए। तो इस प्रकार आप देखोगे कि यहां पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो की जा रही थी। समझ में आया। फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि
विकास हुआ और ऐसे धीरे धीरे करके आप देखोगे हमारे भारत में भी बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए। इन दार्शनिकों को लोगों ने पढ़ा। भगत सिंह की हम बात करें, राजगुरु सुखदेव की अगर हम बात करें, बाल गंगाधर तिलक की हम बात करें, पढ़े लिखे लोग थे। इन्होंने लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। इन्होंने बहुत महान महान लोगों को पढ़ा। यूरोप में जो क्रांति हुई, उस क्रांति का भी भारत पर बहुत असर पड़ा, है ना। तो इन सबकी अगर हम बात करें, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारे देश में जो राष्ट्रवादी लोग थे, इनका भी बहुत बड़ा जो असर है लोगों तक पड़ा। भाई लोगों ने सोच के देखो, जैसे भगत सिंह की हम बात करें, भगत सिंह बहुत किताबें पढ़ते थे। भगत सिंह बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते थे, है ना। अगर मैं बात करूं गांधी जी की, गांधी जी ने बहुत किताबें पढ़ी हैं। गांधी ने इवन किताब लिखी भी थी, स्वराज 1909 में, हिंद स्वराज नामक किताब लिखी उन्होंने। तो आप देखोगे हमारे भारत के बहुत सारे, देखो सेम कहानी है। याद रखना, इतिहास में सब कुछ सेम रहता है, बस समय चेंज हो जाता है और कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, चरित्र बदल जाते हैं। बाकी सब कुछ जो है यहां पर आप बोल सकते हो कि हिस्ट्री में सब कुछ सेम रहता है। जो यूरोप में हुआ भारत में हुआ। यूरोप में मजीनी साहब थे तो भारत में गांधी जी थे। आप देखो भारत के जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने भी बहुत पढ़ा है। इनका भी विकास कहीं ना कहीं मुद्रण से ही हुआ है, समझ में आया। तो हमें भी आजादी में कहीं ना कहीं हमारे भी मुद्रण संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी के साथ जो चैप्टर जो है समाप्त हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।